देखो नेक्स्ट आज के क्लास में हम लोग स्प्रिंग एसएचएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप किसी बॉडी को स्प्रिंग से बांध देते हैं तो वो भी स्प्रिंग के साथ एक एसएचएम शो करता है। मैथमेटिकली हम लोग उसको प्रूव करेंगे और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट्स हम एक साथ आपको बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग एसएचएम, स्प्रिंग पेंडुलम बोलो, मान लीजिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लेवल में एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड, ब्लॉक का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट g। अभी ब्लॉक ना ही स्प्रिंग को कंप्रेस किया है ना ही इलॉन्गेटेड फॉर्म में है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन भी सरफेस में नहीं है। आप मान लीजिए किसी क्षण जहां रुका हुआ है वहां ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स 0 है। जिस भी पॉइंट पे ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स 0 होता है, याद रखना वो मीन पोजीशन होता है। क्या बोले हम? जिस भी पॉइंट पे ब्लॉक पे लगने वाला या कोई भी एसएचएम जब होता है तो जहां पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है, वो पॉइंट उसका मीन पोजीशन की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन है। अब आप आए और आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट दिए x। जब आप इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस कीजिएगा तो क्या ये लेफ्ट की तरफ एक फोर्स फील करेगा? ठीक है ना। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, जो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी समझो इसको बहुत सिंपल देखिए, बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, अगर आप उसको राइट की तरफ x खींचे हैं तो क्या उसको स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ kx खींच रहा है? ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg है, दे आर बैलेंस्ड विद ईच अदर। ठीक है, तो नॉर्मल और mg का कोई रोल नहीं है, यहां पे आ गया kx। इस अपडेट को हटाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन से, व्हिच विल बी इक्वल्स टू kx। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू k by m and x, k by m and x। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में देखो, बताओ डायरेक्शन ऑफ x एंड a सेम है या अपोजिट? डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ तो एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ, करेक्ट है? तो डायरेक्शन ऑफ x एंड a आर अपोजिट, ये दोनों आपका अपोजिट है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू k by m और x की जगह लगा दो -x। यहां पे रुकते हैं, देख के बताओ क्या तुमको लग रहा है कि ये मोशन एसएचएम है? इस इक्वेशन को, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के आपको लग रहा है ये मोशन एसएचएम है? कैसे? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज़ आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है, सो मोशन इज एसएचएम। मोशन हो गया भाई एसएचएम। अब अगर ये एसएचएम है तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आप कर रखे हैं 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। उस फिगर को, उस इक्वेशन को, लास्ट इक्वेशन को गौर से देखिए, माइनस साइन भूल जाइए। बताइए x में a से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू के दूसरे साइड क्या मिलेगा? क्या सबको समझ में आया? अगर हम x by a करेंगे तो m ऊपर k नीचे जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड। तो आप जो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन लिख रहे हैं स्प्रिंग एसएचएम में, ये वैल्यू m by k के बराबर होता है। बताओ सिंपल पेंडुलम में ये किसके बराबर था? 2 पाई अंडर रूट l by g। कंपाउंड पेंडुलम में किसके बराबर था? I by mgl। यहाँ पे I by mgl था, लेकिन हर किसी में कॉन्सेप्ट एक ही है, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। सिंपल पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन l by g, कंपाउंड पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन I by mgl, स्प्रिंग पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन m by k। समझ पा रहे हो? स्प्रिंग एसएचएम में बहुत कुछ खास, थोड़ा एक चीज देखना, हम सब आपको एक बार में नहीं बता सकते, थोड़ा सा मेरे ऊपर कोर्स का भी प्रेशर है, नहीं तो अकेले स्प्रिंग एसएचएम पे आपको 1 से 2 क्लास लग जाता है। ठीक है, थोड़ा कोर्स के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हम आपको न्यूमेरिकल जो आपके लेवल में जेईई मेंस तक के लेवल में है, नीट के लेवल में, वो सब हम आपको कवर अप करा देते हैं, लेकिन एडवांस के लिए थोड़ा अलग काम होता है। ठीक है, चलो सुनो, वो हम लोग देख लेंगे 12 में जवाब। अभी देखिए यार ध्यान से, जब भी आप स्प्रिंग एसएचएम में बात करते हैं तो चाहे आपका स्प्रिंग एसएचएम किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो
या वर्टिकल प्लेन में हो, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन यही रहता है, ठीक है। फॉर स्प्रिंग एसएचएम इन वर्टिकल प्लेन, थोड़ा वर्टिकल प्लेन में एक है चीज अलग से, उसको जरा देखिए और समझिए। देखिएगा, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ। जब उस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को हैंग किया गया तो ब्लॉक उसको अपने वेट की वजह से थोड़ा नीचे खींच लिया। कितना खींचा? x0 खींच लिया। अब हम आपके सामने x0 खींच के ब्लॉक रेस्ट में, तुम लोग सोच के बताना ए बी कौन है मीन पोजीशन, ए या बी? ए गलत है, बी, क्योंकि बी पे ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स 0। बी पे क्या होगा? ऊपर की तरफ लगेगा kx0 जो नीचे की तरफ mg को बैलेंस करेगा। हम इसको आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा सकते हैं, मेरे पास है ना उसका एक्सपेरिमेंट। देखिए, आप इसको जब एसएचएम में ट्रीट कराएंगे ना, जब आप इसको देखिए, आप इसको मीन पोजीशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे आप छोड़िएगा ना तो इसका mg इस पे नेट फोर्स है। देख रहा है, स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड नहीं है, ठीक है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो थोड़ा स्प्रिंग इलोंगेट होता है और अब ये रुकता है, तो यहाँ पे kx0 और mg बराबर है, दिस इज मीन पोजीशन। यहाँ के बाद उसको x डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, इट्स सोज एसएचएम। समझ में आ रहा? तो वर्टिकल एसएचएम में प्रूफ रूप में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, उसको भी हम कर देते हैं, बट b इज द मीन पोजीशन, ओके। अच्छा, मीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसका नेट फोर्स 0, ओके। अब आप उसको फर्दर x इलोंगेट किए, इसको आप x फर्दर इलोंगेट किए। अब देखिए, ऊपर की तरफ लगेगा kx प्लस x0 और नीचे लग रहा है mg। खुद ही थोड़ा लॉजिक डेवलप करो। जब kx0 पे ही mg बराबर था, तुम और खींच दिया तो स्प्रिंग फोर्स तो बढ़ गया ना। तो जैसे ही छोड़ोगे F नेट ऊपर आए, ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे F नेट ऊपर आए। अब आइए उस पर, सर मेरा F नेट कितना है? तो आपका F नेट है kx प्लस x0 और इसमें से mg माइनस, तो हम इसको लिखेंगे kx प्लस kx0 माइनस mg, ये दोनों कट गया। F net is equals to kx। फिर से कहानी यहां आ गई, देखो, समझ गए? फिर से सब कुछ वही कॉपी पेस्ट होगा मोशन से। तो अब सीधा यहां से लिखते हैं ma is equals to kx, a equals to k by m and minus x। मोशन हो गया SHM और इसका भी टाइम पीरियड वही है जो प्रीवियस वाले का है, 2 pi under root m by k। तो चाहे आपका स्प्रिंग SHM हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या वर्टिकल प्लेन में हो, टाइम पीरियड सेम है। पहला चीज, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे सोचना चाहिए। आप लोग यहां देख रहे हैं क्या? एक स्प्रिंग के साथ जोड़े हैं, स्प्रिंग का अगर k है तो इसका SHM में आएगा 2 pi under root m by k। लेकिन अगर हम दोनों स्प्रिंग को ऐसे पकड़ तो बताओ ये दोनों स्प्रिंग किस पे है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज, ठीक है। तो k बदल जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में अगर मेरे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। देखिए आपको कैसे काम करना होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 pi under root m by k इफेक्टिव, ओके। 2 pi under root m by k इफेक्टिव। अब स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन भी दो तरह का, जैसे बाकी सब पहले तुमने पढ़ा कभी किसी चीज का कॉम्बिनेशन? रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। हम दिखा देते हैं अभी आपको शॉर्टकट में। एक सीरीज वाला हम यहाँ पे कवर करते हैं। सीरीज में रहा अगर तो याद रखना, सीरीज के लिए हम लोगों को थोड़ा डेरिवेशन की तरह जाना पड़ेगा, जगह है नहीं। खबर आप कर लो इतना, फिर हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ।
जल्दी करो जल्दी। देखो कॉम्बिनेशन में जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, फिर ये दूसरा स्प्रिंग उससे जुड़ा है, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। देखो समझो, अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को x नीचे खींचते x, तो इलॉन्गेशन दो जगह है, इलॉन्गेशन दो जगह है। एक इस K2 के अंदर एक इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज x2, करेक्ट है ना, और इस K1 के अंदर कुछ इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा x1। आप जैसे यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ब्लॉक का नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का ये, ब्लॉक में जो भी डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग में कुछ इसमें, दोनों के स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट का सम नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले सेकंड वाले के अंदर जो फोर्स है वो K2 into x2 के बराबर है, और फर्स्ट वाले के अंदर जो फोर्स है वो K1 into x1 के बराबर है, और ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है। क्यों? अरे यार इस पॉइंट पे दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। तो आप एक दो रिलेशन दिमाग में रखिएगा, F1 and F2 बोथ आर सेम, ठीक है, F1 and F2 बोथ आर सेम, मान लो ये F है, तो आपको मिला एक रिलेशन K1 x1 is equals to K2 x2। मतलब अगर हम तुमसे बोलेंगे कि दोनों स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन है वो कितना कितना है, तो x1 by x2 is equals to K2 by K1। इसका लॉजिक क्या है? जिस स्प्रिंग का K बड़ा है उसका h छोटा होगा, ये उल्टा है। देखिए 1 ऊपर है 1 नीचे, जिस किसी का K बड़ा है, हार्ड है, तो उसके अंदर इलॉन्गेशन कम होगा, जिसका K कम है, लूज है, उसके अंदर इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, तो इनवर्स, ठीक है। एंड अगर हम टोटल x का बात करें, दैट इज द सम ऑफ x1 एंड x2, टोटल x हो गया मेरा f by k इक्विवेलेंट, x1 हो गया f by k1, और अगला हो गया f by k2, ठीक है। सब f कैंसिल, 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2, 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2। कोई भी दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो 1 by k equivalent, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट आप निकालेंगे वो होगा 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2। 3 रहेगा तो k3, 4 रहेगा तो 4 तक जाओ, ऐसे चलता। अच्छा बताओ तो ये रजिस्टर के कौन से कॉम्बिनेशन में आता है? पैरेलल, यहां सीरीज, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते, एक बार k इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, उसके बाद टाइम पीरियड के फॉर्मूला में k इक्विवेलेंट की जगह पुट कर दीजिएगा, आपको टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा। एक चीज और इसमें पूछा जाता है, और वो ये है कि आप ये मत सोचिए कि केवल ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, ये सब कॉम्पिटिशन के लिए। ब्लॉक के एसएचएम करने के साथ साथ ये जो आपको यहाँ का जंक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये भी एसएचएम कर रहा है। बोले सर नहीं देखे सर, अभी हम दिखाए थे, देखिए ये रेड वाला जो है वो जंक्शन, ओके, ये रेड जंक्शन। अभी इसको मीन पोजीशन पे ले आओ, आ गया। जब हम इसको एसएचएम करेंगे तो वो रेड वाला भी तो एसएचएम कर रहा है, समझा? तो सबका ध्यान ब्लॉक पे लगा है। ब्लॉक के एसएचएम का एम्पलीट्यूड है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ब्लॉक एसएचएम करेगा x डिस्प्लेसमेंट में और जंक्शन एसएचएम करेगा x2 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ब्लॉक shows एसएचएम ऑफ x एम्पलीट्यूड, x यहां निकला हुआ है, एंड
जंक्शन सोर्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड x2। अगर हमको कोई बोले कि सर x2 कैसे निकालेंगे, तो आप आराम से x1 x2 का ये रिलेशन और इस रिलेशन के हेल्प से आराम से आप x2 निकाल सकते। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से आप सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए पैरेलल, आप लोग सीरीज पैरेलल पहचान जाते हैं क्या? तो लोग सीरीज पैरेलल पहचान जाता है ना सब कोई? गुड। अभी हम मान लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन में दिखाएंगे। ठीक है यार, सीरीज पहचानना आसान, इन टू इन जुड़ा रहेगा सीरीज। देखिए भी रहा है, पैरेलल के लिए एक लाइन याद रखना। लाइन क्या है कि अगर आप ब्लॉक को डिस्प्लेस्ड किए और स्प्रिंग्स के अंदर सेम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन डेवलप हो, तो दे आर इन पैरेलल। ठीक है ना? those springs हाँ, छत गिर रहा है, हेलमेट लगा। those springs in which free end have same elongation or compression are in parallel, वो आपस में पैरेलल में होता है। चलिए अब पैरेलल को भी थोड़ा इजी गोइंग इसी तरह से सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। देखिए ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है। आप इन दोनों के साथ एक ब्लॉक को ऐसे जोड़ दिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तुम जरा इस फिगर पे गौर करो, जब तुम ब्लॉक को नीचे खींचोगे तो जितना इलॉन्गेशन 1 में होगा उतना इलॉन्गेशन 2 में भी होगा। ठीक है, मान लो दोनों में इलॉन्गेशन x है, इसमें भी इलॉन्गेशन है x और इसमें भी इलॉन्गेशन है x। ओके, क्या दोनों में सेम फोर्स डेवलप होगा? नो सर, क्योंकि दोनों के अलग है। तो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज F1 which is equals to K1x, इसमें जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज F2 which is equals to K2x, और यही ना नेट फोर्स डेवलप करेगा। इस बार आप लिखिए कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 plus F2। ओके, पिछली बार आप क्या लिखे थे? पिछली बार आप लिखे थे x is equals to x1 plus x2, वहां से ये आया। इस बार आप लिख रहे हैं नेट फोर्स जिसमें F1 और F2 दोनों, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 plus F2। तो F इक्विवेलेंट लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा K इक्विवेलेंट इनटू x, यहाँ होगा K1x और यहाँ होगा K2x, सब x कैंसिल। तो जब पैरेलल में होगा तो आप इस रिलेशन को यूज करें। ठीक है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 plus K2। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुड। तो सीरीज और पैरेलल आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आसान रहेगा जिसमें आपका बचपन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम सही सही काम करेगा और आप आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मेन होता है सीरीज और पैरेलल फाइंड करना। सीरीज फाइंड करना कोई हार्ड काम नहीं, पैरेलल में आपको दिक्कत। छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल, क्योंकि इस टॉपिक में एक से एक क्वेश्चन। ये K है, ये K है, ये K है, ये ब्लॉक है, इसका टाइम पीरियड बताओ। देख के बताओ कि कौन है सीरीज में, कौन है पैरेलल में। हम आपके लिए देखिए सब अभी K लिखे थे, लेकिन हम K1 K2 K3 कर देते ताकि आप नाम लेके हमको बता सके सर ये सीरीज है पैरेलल। K1 और K2 पैरेलल और उसके साथ K3 सीरीज। अच्छा, किसी को इससे हट के कुछ बोलना है? तीनों पैरेलल में है। तीनों पैरेलल में, इसको हट के कुछ बोलना था। और कुछ? तीनों पैरेलल में, इसको भी हट के बोलना। शाबाश।
और कुछ किसी का कोई हटके? एकदम सही बोला दोनों, जो लोग हटके बोला, तीनों पैरेलल। आप ही लोगों को सब पैरेलल आता है, ठीक। अच्छा, जो हम थ्योरी है वहां लगा के देखो, ब्लॉक को लेफ्ट में खिसका दो तो 1 और 2 जितना कंप्रेस होगा 3 उतना ही लॉन्गेट हो जाएगा, ठीक। आप उसको राइट में डिस्प्लेस कराइए तो 3 जितना कंप्रेस होगा 1 और 2 उतना ही लॉन्गेट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा? Those springs in which free end have same elongation or compression are in parallel। आप ब्लॉक को जो भी डिस्प्लेसमेंट देंगे वही डिस्प्लेसमेंट x1 सॉरी k1 k2 और k3 तीनों में होगा, तो दे आर इन पैरेलल। इसको और इजी बताते हैं, जब सारा फोर्स एक तरफ लगे दे आर इन पैरेलल। बोले सर कैसे हो सकता है? आप इसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर दीजिए, ओके, तो ये इसको धकेलेगा, ये भी इसको धकेलेगा और ये इसको खींचेगा ना, तो सारा फोर्स एक ही तरफ, सारा फोर्स एक तरफ। जब सारा फोर्सेस एक तरफ होगा दे आर इन पैरेलल। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब k इक्विवेलेंट लिखेंगे तो होगा k1 प्लस k2 प्लस k3। बोलो बोलो। तो आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट। अब k इक्विवेलेंट में ये सब जो k रहेगा पुट कर लेना, सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आया? पूरा समझ गया? हाँ, कुछ बोलना है तो बोल लो। देखिएगा, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहां से एक स्प्रिंग को ले गए और यहां ले जाके स्टैंड की तरह रखे। देखिए जोड़े नहीं, समझ गए? स्टैंड की तरह लाके यहां रखे हैं, जोड़े नहीं। और ये एक स्प्रिंग है जिसको ले जाके इसके साथ जोड़ दिए। फिर राइट हैंड साइड में भी इस तरह का एक स्टैंड बना के एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिए। अब इस बार थोड़ा k लिखेंगे, इसको 2k लिखेंगे, इसको 3k लिखेंगे, ठीक है। बोला भाई टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताओ। इतना हमको आता है, आगे बढ़ो। 2 पाई अंडर रूट हमको आता है। हाँ बोले। इसको इधर खींचेंगे हाँ तो पीछे भी तो जाएगा ना। कौन वाइट ब्लॉक कौन कौन एम ब्लॉक। हाँ किधर जाना चाहिए? अगर उसको आगे से खींच रहे हैं, हाँ राइट में खींच, हाँ राइट में खींच रहे हैं तो लेफ्ट में तो जाएगा ना। राइट कीजिए तो राइट राइट खींचे ना तो राइट में जाने के बाद लेफ्ट में जाएगा ना। तो छोड़िएगा तो लेफ्ट से। छोड़ेगी। हाँ न्यूमेरिकल बनाने का एक कारण, नहीं बनाने का 1000 का। सर चलते हुए नहीं दिख रहा सर, कैसे? ठीक है सर, मान लीजिए खींचे और अगर कबड़ जाता, समझा? सर खींच के उधर लेकर अगर फंस गया तो नहीं बनाने का 1000 का, ठीक। बनाने के बारे में सोच, बुझा? अटपटांग कोशिश करके मेरे साथ कोई फायदा नहीं, ठीक है। कबड़ जाएगा तो फंस जाएगा तो, ठीक है। बोलो भाई बोलो, काम का बात। राइट पैरेलल में हो जाएगा, लेफ्ट में खींचेंगे तो तीनों पैरेलल में हो जाएगा। कुछ सोचना स्टार्ट किया है, ठीक से सोचो। देखिए जो स्टैंड है उस रोल को समझिए। जब आप इस ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो k साथ में नहीं आएगा। आप देख रहे हैं k साथ में नहीं आएगा। आप मान लीजिए कि k है ही नहीं उसमें, कौन कौन है? तो 2k और 3k दे आर इन पैरेलल, समझे? राइट वाले एसएचएम में देखो, ये पूरा एसएचएम में सब कुछ सेम नहीं रहेगा, आधा आधा एसएचएम 2 बार होगा। एक बार आधा एसएचएम तुम यहां से इधर सोचोगे और फिर आधा एसएचएम तुम यहां से इधर सोचोगे, समझे? जो हम लिख रहे हैं वो समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस आधे एसएचएम में 2k और 3k जब तुम इसको राइट डिस्प्लेस करेगा तो 2k और 3k दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दैट।
समझ में आया? दे आर इन पैरेलल। तो यहाँ का k इक्विवेलेंट 5 क्या होगा? अगर हम इधर का t लिखे, देखो वैसे तो t नहीं लिखना है, हमको आधा लिखना है, t/2 लिखना है, समझ रहे? लेकिन चलिए हम इसको t लिखते हैं। तो अगर हम t लिखे तो 2π/m/5 क्या होगा? बात समझा क्या? तुम लोग को ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है उधर? अभी ठीक है? 2π/m/5 के, क्योंकि इधर का 5 के। अब तुम इसको लेफ्ट में डिस्कस करो, कौन साथ नहीं आएगा? 3 के साथ नहीं आएगा, ये दोनों तो साथ रहेगा। कितना हो गया? 3 के पैरेलल। तो तुमको इधर वाले हाफ का टाइम पीरियड मिलेगा 2π/m/3 के, लेकिन दोनों ही SHM आधा आधा, पूरा पूरा नहीं है। तो आप इधर भी करेंगे t/2 और इधर भी आप करेंगे t/2, समझ गए? अब आधा आधा को जोड़िए, दैट इज फुल टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM। मतलब आपका फाइनल आंसर हो गया π/m/3k plus π/m/5k। दिस इज योर कंप्लीट टाइम पीरियड फॉर दिस SHM। ठीक है? एक से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम आपको बताएं कॉम्बिनेशन कैसे। नोट कीजिए फिर और उधर हो गया क्या? ठीक है, अब तुम लोग आराम से नोट करो। और ये दोनों ठीक तो उधर। चल आगे देखो। अगर हमारे पास कोई एक स्प्रिंग ऐसा है, स्प्रिंग पेंडुलम ऐसा है जिसमें एक स्प्रिंग के साथ दोनों एंड पे अलग अलग मास जुड़ा है। मान लो m1 है, m2 है और बीच में k, m1 है, m2 है और बीच में k। चलिए देखिए, अगर हमारे स्प्रिंग के साथ दोनों एंड पे m1 और m2 ऐसे अटैच्ड है ना, तो आप जब इसमें टाइम पीरियड लिखते हैं तो 2π जो ऊपर m है उसके जगह म्यू होता है और नीचे k होता है। ये म्यू क्या है? ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट वाला म्यू नहीं है, ये कोई और म्यू नहीं है। इसको एक नया नाम दिया जाता है, नाम उसका रिड्यूस्ड मास, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। इसको हम लोग रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं और इस म्यू का वैल्यू होता है m1 m2 by m1 plus m2, m1 m2 by m1 plus m2। ठीक है, ये रिड्यूस्ड मास कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ mm जुड़ा है, mm, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक्चुअली आप जनरल फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो मास बाय k लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ mm by 2m करोगे तो mm कट जाएगा, m by 2 आ जाएगा। तो जब कभी भी स्प्रिंग के दोनों एंड पे मास अटैच रहेगा, आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू है ना टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, एक लास्ट सेक्शन इसमें देख लीजिए। If spring is divided into small pieces, अगर आप स्प्रिंग को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें, अगर आप स्प्रिंग को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के साथ इनवर्सली है। मतलब अगर आप स्प्रिंग को बीच से तोड़ दिए, लेंथ आधा हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो गया। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग को 4 हिस्से में बांट दिए, हर एक हिस्सा L/4 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 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर हिस्से का 4k 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 होगा। आप देखिए ना, इस फिगर को देखिएगा ना, आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, बड़ा सा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ L है। अब हम इसको दो हिस्से में डिवाइड किए, एक हिस्सा आधा इधर है और एक हिस्सा आधा इधर है। ये हिस्सा हो गया L/2, ये हिस्सा हो गया L/2। तो याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2k 2k। मान लीजिए फिर से दो हिस्सा किए, इस बार एक हिस्सा है L/3 और दूसरा हिस्सा है इसका 12/3, समझे? तो जो L/3 है वो 3k है और जो 12/3 है वो 3k/2 है, समझा? लेंथ को जैसे प्रोपोर्शन में डिवाइड करोगे उसके इनवर्सली k डिवाइड होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे देता है, सुनना।
क्वेश्चन देता है कि देखो भाई, आपके पास एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका टाइम पीरियड है t नॉट। इसका टाइम पीरियड कितना? इसका टाइम पीरियड कितना? कैसे बोलो? उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है बहुत, ठीक, t नॉट। बात समझे? आपको बोला गया कि ये स्प्रिंग 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड हुआ और तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए। नया टाइम पीरियड बताओ। पहले 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड हुआ और उसको फिर पैरेलल में भी जोड़े, तो दो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले तो आप ये सोचिए कि इसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड किए तो ऐसा हो गया, और ब्लॉक के साथ जोड़ दी। तो जब आप 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड किए तो 3 के 3 के 3 के हो गया, और पैरेलल में जोड़े तो इक्विवेलेंट भी सोचिएगा ना, के इक्विवेलेंट इसका 9 के हो गया। तो अब जो आप नया टाइम पीरियड लिखिएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय 9 के ना लिखिएगा, 9 के का 3 बाहर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 बाय 3 ऑफ 2 पाई m बाय k, और इसी को ना t नॉट कहा गया है। यहाँ t नॉट बोलने का मतलब क्या है? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो आपका नया टाइम पीरियड हो गया t नॉट बाय 3। समझे क्या? तो क्वेश्चन इस तरह से मिला जुला के देता है। तीन हिस्से में डिवाइड करो, इन विच 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन 1 इज सीरीज। तो दो को पैरेलल में जोड़ो, उसके बाद एक को सीरीज में जोड़ो। अब फिर सोचो इसी तरीके से, ठीक है? तो ये था स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड सारा चीज। अब एक चीज और जिस पे आ जाना, उधर आलोक जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस पे सुनो। अब आपके पास दो टाइम पीरियड हम लिखते हैं, उस पे जरा गौर कीजिएगा। एक है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, ओके। और हमारे पास है स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। बताओ इन दोनों में कौन सा पेंडुलम तुम लेके सैटेलाइट पे यात्रा करने निकलेगा जहां तुम टाइम देख सको? सैटेलाइट में आप कौन सा पेंडुलम लेके जाएंगे ताकि आप टाइम देख सके? स्प्रिंग पेंडुलम ले जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो आप है ना स्प्रिंग पेंडुलम को कहीं भी लेके चले जाइए जहां आपको लगता है कि उसका जी पे कोई इफेक्ट पड़ना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो जी से इंडिपेंडेंट। ये तभी चेंज करेगा जब मास बदले या के बदले, नहीं तो पानी में डुबा दो तो भी वही टाइम पीरियड, किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट पे रखो तो भी वही टाइम पीरियड, क्योंकि ना m बदला ना k। ठीक है? एक लिफ्ट के सीलिंग से एक स्प्रिंग पेंडुलम को हैंग कर, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कोई मतलब नहीं, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ना m बदला ना k बदला। ठीक है? लेकिन उसी लिफ्ट में अगर तुम सिंपल पेंडुलम को रख दोगे तो उसके एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन से जी बदलेगा क्योंकि शैडो फोर्स लगेगी, तो वैसे केस में टाइम पीरियड बदलेगा। समझ पा रहा? ठीक है? क्या तक नोट करो, या लेकिन नोट करने का जगह छोड़ो, नीचे स्टेटमेंट लिखा है, इसके नीचे लिखना, यहाँ के नीचे। It shows that there is no effect of, it shows that there is no effect of acceleration of frame, there is no effect of acceleration of frame on time period of spring pendulum. Acceleration of frame on time period of spring pendulum.
टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप, फिर हम उधर हो गया ना सारा। देखते चलेगा, समझते चलिए। SHM ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, कोई एक बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है, उसका SHM कैसे है। देखो मान लो लिक्विड का ये सरफेस है, इस पे आप कोई एक बॉडी को फेंक दिए, वो इस लेवल में आके ऐसे तैर रहा है। बात समझ गए? अच्छा, अभी मान लीजिए उसका y हिस्सा अंदर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, बॉडी का डेंसिटी है रो सफिक्स b, लिक्विड का डेंसिटी है रो सफिक्स l, ठीक है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे जो उसका mg लग रहा है वो ऊपर वाले बॉयंसी से बैलेंस है? तो अभी का कहानी ये है कि नीचे की तरफ जो इसका mg लग रहा है वो ऊपर वाले बॉयंसी से बैलेंस है, करेक्ट। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, mg is equals to force of buoyancy, mg is equals to volume of body inside liquid into density of liquid into g, करेक्ट है। mg क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड को लिख सकते हैं, देखना जरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू y। बोलो जी इसमें कोई दिक्कत? देखो छोटा छोटा ऐसे चल, 2-4 लाइन के अंदर ना प्रूफ होते रहता है, ठीक है। अगर आपको पिछला फॉर्मूला सब याद है तो, जैसे ये वाला बस है, बॉयल से याद होना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 मान लो अभी। अब आप इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, बोले किधर डिस्प्लेस करेंगे, नीचे या ऊपर, आपका मन। नीचे, तो नीचे डिस्प्लेस कीजिएगा तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। कितना डिस्प्लेस कीजिए, मान लीजिए x आप डिस्प्लेस किए, पहले से y था। अच्छा, अगर आप और इसको नीचे दबा देंगे तो mg बढ़ जाएगा कि buoyancy बढ़ जाएगा? buoyancy बढ़ जाएगा। mg तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसमें कैसे बदलाव हो सकता है? buoyancy बढ़ गया mg से, तो नेट फोर्स किधर काम कर रहा है? ऊपर। तो क्या हम लोग F नेट की जगह पे लिख दें buoyancy माइनस mg? अब buoyancy में लिखेंगे, देखो हम यहां सीधा लेवल पे जाते हैं, a y की जगह लिखेंगे y प्लस x, a y प्लस x, साथ में डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g माइनस mg। तो आपके पास हुआ F नेट इज इक्वल्स टू, देखो a y डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g प्लस a x डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g माइनस mg। देखो तो क्या ये mg के साथ ये वाला कट गया, यहाँ है बराबर। तो आपको मिला F नेट इज इक्वल्स टू a डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g और साथ में x। समझ रहा होगा कि SHM आ रहा है। F नेट में लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g और साथ में x है। तो एक्सेलरेशन हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी एंड x, ठीक है। सो मोशन इज SHM। कैसे SHM कर दिया, यहां माइनस लगा दें, ठीक है। ये रहा SHM। अब इस SHM का अगर तुमसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो क्या हम टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, वैसे तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। जरा दिमाग दौड़ा लो, बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन कितना, देखो बोलो। देख ये लाइन में पता नहीं क्यों रुक जाता है, एक तरफ x बाई a करो, दूसरी तरफ देखो कितना आता है, m बाई a डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g, करेक्ट है। m बाई a डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g, ये रहा टाइम पीरियड, ठीक है।
चलिए ये थोड़ा और है। दूसरा एक एसिचन, एसिचन ऑफ लिक्विड इन यू-सेप्ट ट्यूब। कोई हमारे पास यू-सेप्ट का एक ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आप देखो वो एसिचन कैसे आ रहा है। दिमाग बना लेना, एसिचन प्रूफ कैसे करते हैं। देखो ये यू-सेप्ट का एक ट्यूब है। अगर आप इसमें लिक्विड रखेंगे तो आप भी समझ रहे होंगे कि दोनों तरफ सेम लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट है। मान लीजिए लिक्विड का मास है m, अगर डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा रो एल लगा देंगे, डेंसिटी हो जाएगा। आप क्या कीजिए, एक साइड से लिक्विड को थोड़ा दबाइए, तो जितना दबाइएगा दूसरे साइड से उतना उठ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो जो उठा हुआ पोर्शन था वो प्रेशर लगाएगा, जिससे लिक्विड को मौका मिल जाएगा इधर जाने का, फिर इधर जाने का, फिर इधर जाने का। दैट इज एसिचन। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें, तो मैथमेटिकल प्रूफ के लिए बस डाटा चाहिए होता है, ठीक है। मान लो हम इसको x नीचे करते हैं, ये x, तो याद रखिए इस लेवल से लिक्विड और इधर उठेगा तो ये पूरा उठ जाएगा 2x, करेक्ट है। समझ पा रहे सब लोग। तो 2x जो लिक्विड का लेवल उठा उसकी वजह से नीचे की तरफ एक प्रेशर लगेगा विच इज h rho g। समझ पा रहे, ठीक चल रहा है ना सब कुछ। ये प्रेशर ही उस राइट हैंड साइड की तरफ से एक फोर्स लगाएगा। तो F नेट के लिए प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उस आर्म का एरिया है ना उससे। तो आपको मिला F नेट इज इक्वल्स टू जो भी आपका प्रेशर आया है इनटू एरिया। F नेट को लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रेशर में लिख दिए h rho g, साथ में एरिया। एक्सेलरेशन हो गया है h rho g a by m। क्या हम लोग rho g a by m और h की जगह 2x लिख सकते हैं, देख लो अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो कैन वी से दैट कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। So acceleration will be equals to rho g a by m। अच्छा ये x लिए ना तो ये 2x पूरा एक साथ लेना पड़ेगा, नहीं समझ रहा। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x है, x नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x, तो यहाँ पे लगा दे माइनस 2x। मोशन इज एसएचएम, मोशन कैसा एसएचएम। तो फिर से बोलो तो टाइम पीरियड m by rho g a, टाइम पीरियड इज 2 pi under root m by rho g a। m क्या है, मास, मास किसका, लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का नहीं, लिक्विड का, पूरे लिक्विड का। पूरा लिक्विड एसएचएम शो कर रहा है, खाली डिस्प्लेस थोड़ी ना शो कर रहा है, पूरा लिक्विड ही कर रहा है। तो m इज द मास ऑफ होल लिक्विड जो ट्यूब में अंदर भरा हुआ, समझे। रो डेंसिटी है, जी है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक ऐसा एसएचएम हम आपको दिखा रहे हैं जिसके लिए जगह तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको करते हैं। देखिए बल्क मॉडल्स तो पढ़े हो ना, सुराही देखा है, सुराही। अब गोल गोल वाला हमको नहीं बनाना है, समझ गए ना, हमको अपना काम करना है। ये सुराही टाइप का है, कंटेनर है जिसका लॉन्ग नेक है। उस लॉन्ग नेक में एक बॉल फंसा है, एग्जैक्टली इस तरह से फंसा है कि कोई गैस को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, करेक्ट है। अंदर में पूरा गैस भरा हुआ है। तो बताओ तो बॉल वहां क्यों फंसा रहेगा, कैसे फंसा रहेगा। बॉल इसलिए वहां फंसा रहेगा क्योंकि गैस का प्रेशर
और उसका जो mg है वो बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, तो वो मीन पोजीशन, करेक्ट। अभी उस पे लगने वाला, उस बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, इसलिए वो मीन पोजीशन है। अब आप आइए ऊपर से ऐसे फिंगर डाल के इसको थोड़ा नीचे दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या होगा सोचिए, ऊपर नीचे करेगा। आप जब नीचे दबाए हैं तो वॉल्यूम घटा है, प्रेशर बढ़ गया, उसी प्रेशर की वजह से फोर्स लगा और फोर्स की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव किया। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, जो अंदर में फ्लूइड है या फिर जो गैस है उसका बल्क मॉडुलस है बीटा, बल्क मॉडुलस इज बीटा, ठीक है। सिंस बल्क मॉडुलस आप पढ़े हैं -p del v by v, पढ़े हो, ठीक है। तो क्या आप लिख सकते हो p is equals to -b del v by v। अभी अगर हम फोर्स लिखना चाहें F net, तो प्रेशर को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस बीटा डेल v by v इनटू एरिया। कोई बताएगा डेल v में क्या लिखेंगे, कोई बताएगा डेल v में क्या लिखेंगे? वेरी गुड, लिखेंगे जितना ये नीचे आया उसकी वजह से टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ x into a। नहीं समझा? आप अगर उसको x नीचे किए हैं तो एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही ना चेंज इन वॉल्यूम है। तो डेल v के जगह पे x into a, करेक्ट, लिख दिए मास into एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, थोड़ा एडजस्ट करें, माइनस के लिए काम कर रहे हैं, बीटा a स्क्वायर बाय वॉल्यूम इनटू मास और साथ में लगा -x, हो गया ऐसे। चल आगे टाइम पीरियड बोलो, 2 पाई अंडर रूट vm बाय बीटा इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर। ये किसको स्टैंड करता है, खाली वॉल्यूम नहीं बोलना, ठीक है। आगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस जो उस कंटेनर में मौजूद था। m किसको स्टैंड करता है, मास ऑफ बॉल, जो ऊपर में नेक में बॉल फंसा है वो है m। बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस, और a क्या है, किसका, उस नेक का, उस नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, ठीक है। अब देखिए इस तरह के एसएचएम का कोई एंड नहीं, आपको हर जगह हम कुछ मेथड सिखा रहे हैं। जो आपको जनरल मेथड आपको पढ़ाए थे ना, याद कीजिए, आपको सबसे पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना था, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे एक फ्री बॉडी डायग्राम सोचना था। हम लोग क्या कर रहे थे, हम बोले देखो x नीचे भेजो तो देखो नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उससे ऊपर जाएगा, ये डायग्राम सोच रहे थे। फिर हम लोग निकाल रहे हैं F net बिकॉज दे ऑल आर लीनियर एसएचएम, तो F पे काम किए और उसको ma से इक्वेट करके मोशन इज एसएचएम, ठीक है। आप लोग इतना अगले दिन कंप्लीट करके आए। नेक्स्ट क्लास में इसका बचा हुआ सेक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम एंड डैम्पिंग, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको।